अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों काइंडली जरा मैसेज कर कर बता दीजिएगा कि आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, और आपको कैमरा भी नजर आ रहा है, मैं भी नजर आ रहा हूँ, ये भी बता दीजिएगा। ओ गुड, आप तो माशाल्लाह छा गए हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। हम अपनी गपशप स्टार्ट करते हैं आज की, क्योंकि आज स्टडी तो है नहीं, गपशप ही है एक हिसाब से। अच्छा जी, मेरा नाम वसीम अकरम है। क्वालिफिकेशन, बाय क्वालिफिकेशन एक छोटी सी क्वालिफिकेशन है जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहते हैं, जिसके आप भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से। तो वो छोटी सी क्वालिफिकेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सर्टिफिकेशन है। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा 7 ईयर्स का हो चुका हुआ है, जिसमें मैंने सर्व किया हुआ है राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर स्कैन सीए फाइनल कंपेंडियम, जिसमें बीएफडी और सीएमए, जो सीए फाइनल का था उसके अंदर टेस्टिंग के लिए मैंने कुछ किरदार अदा किया हुआ है। टेस्ट बनाया करता था, चेक किया करता था एक ज़माने में। सीए मेड इजी के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ और नियर पीयर पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये है मेरा टीचिंग बैकग्राउंड, जिसमें मेजरली अबाउट 5 to 6 ईयर्स मेरे राइस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी में गुजरे हैं। वहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ाया था, FAR 1 पढ़ाया था, FAR 2 पढ़ाया था और CMA पढ़ाया था। 4 सब्जेक्ट्स मैं वहाँ पर पढ़ा रहा था, 4 सब्जेक्ट्स। और सीए मेड इजी और नियर पीयर के ऊपर मेरा जो है वो FAR 1 में पढ़ा चुका हूँ और पढ़ा रहा हूँ, FAR 2 पढ़ा रहा हूँ, आपका CMA पढ़ा रहा हूँ, MFA भी मैंने स्प्रिंग में पढ़ाया था, स्प्रिंग 22 के अंदर। और इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर डेफिनेटली इंशाल्लाह आप मुझे वहाँ पर भी देखेंगे, MFA में भी। इसके अलावा बहुत रेयर टीचर्स के पास ये वाला एक्सपीरियंस होता है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मेरा 9 ईयर्स का है। देखने को शायद मैं छोटा सा लगता हूँ, लेकिन एक्चुअली में मैं अच्छी खासी एज का हो चुका हूँ। और कुछ इस तरीके से थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है कि मेरे जो मैंने सीए स्टार्ट किया था वो डायरेक्टली आफ्टर बीकॉम और डायरेक्टली आर्टिकल्स में छलांग लगाई थी मैंने। तो मेरे आर्टिकल्स जो है वो उस ज़माने में 5 साल के थे, और 5 साल के आर्टिकल्स के साथ बीकॉम के बाद मैंने स्टार्ट किया था। और ड्यूरिंग आर्टिकल्स ही मैंने कैफ किया और अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ स्टडी से किया। पूरा आपका कैफ या सीए इंटर जो है वो मैंने सेल्फ स्टडी से किया हुआ है, विद आर्टिकल्स किया हुआ है। मींस 9 to 5 हम काम करते थे, और काम करने के बाद कभी 6 बजे भी 6 भी बजा लेते थे। फिर हम जाते थे लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ते थे, और फिर अल्लाह का शुक्र है रींगते 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 हमारा क्वालिफाई हो गया। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिकेशन ऑफ बुक्स के अंदर 2 बुक्स मेरी आ चुकी हुई हैं। FAR 1 की मेरी अपनी बुक है, CMA की मेरी अपनी बुक है। तो आप मेरे साथ मेरी CMA की बुक से पढ़ रहे होंगे। डिफरेंस क्या है मेरी बुक के अंदर और दूसरी बुक्स में? मेरी बुक के अंदर मैंने CMA में एक सेट पैटर्न के तौर पर काम करने की कोशिश की है, जिसमें मैं तकरीबन 80% कामयाब हुआ हूँ। थोड़ा सा 20% डेफिनेटली इंसान के अंदर मार्जिन मौजूद होता है, उस मार्जिन के तौर पर मैंने 20% का रखा है।
अब सीएमए में फेलियर की बहुत बड़ी रीजन ये है कि स्टूडेंट्स को एक सेट पैटर्न नहीं मिलता। अगर हम स्टडी टेक्स्ट उठाकर देखें तो उसके अंदर एक ही टॉपिक में एक किसी और तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ होगा, दूसरा किसी और तरीके से हुआ होगा, क्योंकि वो सारे के सारे पास पेपर के सोल्यूशन उठाकर दिए गए हैं। अब पास पेपर के सोल्यूशन मुख्तलिफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने मुख्तलिफ वक्त में बनाए होंगे, और जिसने जिस तरीके से आसानी समझी एक्सेल के ऊपर जल्दी जल्दी बनाया और उसने एक्सेल के ऊपर बनाकर देना है डेफिनेटली, ताकि वर्किंग सारी की सारी हो सके। हमने अपने एक पैटर्न के तौर पर चलना है। तो रीजन ऑफ फेलियर बहुत बड़ी है कि बच्चों को चीज की समझ नहीं लगती, बच्चा रहता है कि क्वेश्चन करना कैसे। बहुत ज्यादा मार्जिन मुझे यहाँ पर मिला। इसके अलावा मैंने क्या किया हुआ, स्टडी टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी एग्जांपल्स हैं, वो सारी की सारी बुक के अंदर अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही बुक के अंदर आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल भी मिलेगी, आई कैप की थ्योरी भी मिलेगी, आई कैप के एग्जांपल्स हो गई, पास पेपर्स भी मिलेंगे और एक सेट पैटर्न पे इंशाल्लाह मिलेंगे। बुक अभी आई नहीं है, इसका पिछला वर्जन नहीं लेना हमने करंट वर्जन लेना है, जिसके अंदर कुछ रिफाइनमेंट्स होंगी, कुछ मजीद जो अटेम्प्ट्स आ चुकी हुई हैं उनके सॉल्यूशंस होंगे। तो टू स्टार्ट विद मैं आपको पहला चैप्टर दे दूंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ सॉफ्ट में। चैप्टर खत्म होगा हमारा 8-10 दिन में, 7-8 दिन में। मीनवाइल उम्मीद है पब्लिकेशन में जा चुकी होगी। जब हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा होगा तो मैं आपको सेकंड चैप्टर भी दे दूंगा, अगर बुक तब तक ना आई हुई। अगर बुक आ गई हुई तो फिर वो बुक आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। अदरवाइज सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा होगा तो इंशाल्लाह बुक आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा जो बुक्स हैं, PRC4 अंडर प्रोसेस है, उसके ऊपर मेरा काम जारी है। FAR2 के ऊपर काम इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी करूंगा साइड बाय साइड पढ़ाते हुए। तो ये तो अभी हमारे से रिलेट नहीं कर रहा। हमारे से रिलेटेड जो मेजर चीज थी वो CMA की थी, और CMA की मेरी बुक मौजूद है आप लोगों के पास। मैं इस वक्त क्या क्या कुछ टीच कर रहा हूँ, मैं CA मेड इजी पर और नियर पियर इन 2 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर टीच कर रहा हूँ, जिसके अंदर PRC4 है, CAF1 है, FAR1, CAF3 CMA, FAR2, CAF6 इंशाल्लाह पोस्ट रिजल्ट के अंदर रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी बच्चों को नियर पियर पर। और इंशाल्लाह कमिंग सून नेक्स्ट अटेम्प्ट्स में MFA भी मैं आपको फाइनेंस पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। तो ये मैं ऑलरेडी स्प्रिंग बायस में पढ़ा चुका हूँ। तो ये था थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस। अब बढ़ते हैं बच्चों, हमारा जो मेन चीज है वो है हमारा सिलेबस। स्टूडेंट्स पूरा सेशन गुजार देते हैं, उन्हें सिलेबस का नहीं पता होता। तो ये वाली फाइल आप लोगों ने क्या करनी है, संभाल कर रखनी है, और संभाल के रख के इसके मुताबिक हमने चलना है। मेरा अपना जाती तौर पर मैंने सेल्फ स्टडी की हुई है। मेरा जाती तौर पर तरीकाकार यही होता था कि मैं कोर्स आउटलाइन सामने लाजमी रखता था। उस जमाने में स्टडी टेक्स्ट अवेलेबल नहीं होती थी, आपके पास बस कोर्स होता था। जहां से मर्जी क्वेश्चन वो पूछ तो अभी जहां से मर्जी लेता है, लेकिन कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता कि ये बाउंड्रीज हैं। बस कोर्स के अंदर एक वर्ड लिखा गया तो उसका मतलब उसकी बाउंड्री वो पूरी बाउंड्री है। अब तो हमें एक कन्फाइंड कर दिया गया है कि अगर स्टडी टेक्स्ट के अंदर एक टॉपिक मौजूद है, सिलेबस में मौजूद है, तो वो टेस्ट होगा। अगर स्टडी टेक्स्ट में मौजूद नहीं है, सिलेबस में मौजूद है, तब भी वो टेस्ट नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल के लॉ वगैरह से रिलेटेड और लॉ की कोई प्रोविजन का एक वर्ड लिख दिया जाए कि ये सिलेबस में शामिल है, फिर वो चीज शामिल हो जाती है। अब बात करते हैं हम बच्चों के जो स्प्रिंग 23 में
बच्चे पूछते हैं कोई सिलेबस चेंज तो नहीं हुआ पुराने उन बच्चों के लिए। तो स्प्रिंग 23 के अंदर जो बुक के बारे में कहा गया है वो ये कहा गया है कि सीएमए की बुक 2022 वाली होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कोर्स आउटलाइन में कोई चेंज नहीं। इसको अगर मैं कंपेयर कर दूं स्प्रिंग 23 को जो हमें दी गई थी 22 के लिए, ऑटम 22 के लिए गाइडलाइन के ऑटम 22 में कौन सी बुक चलेगी, वो भी कौन सी थी? 2022 की थी। लिहाजा इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, सिलेबस कंटेंट में कोई चेंज नहीं है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारा स्प्रिंग 23 में सीएमए का सिलेबस क्या होगा। बच्चों थोड़ा सा आप बोर जरूर होंगे, लेकिन ये चीज आपको काम आती रहनी है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए है। अच्छा बच्चों, जो वेटेज है आपके 3 ग्रेड्स हैं, ए बी और सी। पहला ग्रेड है जिसके अंदर से आपको 35 से 45 मार्क्स ऑन एवरेज 40। कॉस्ट फ्लो सेकंड ग्रेड है 20 से 30 मार्क्स ऑन एवरेज 25। थर्ड ग्रेड 30 to 40 ऑन एवरेज 35 मार्क्स। जो सा ग्रेड स्मॉलर होता है, जैसे ये स्मॉलर ग्रेड है, इसमें से प्रेडिक्शन करना कदरे आसान होता है, मींस पेट टॉपिक्स आने ही आने होते हैं। जोन सा ग्रेड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, उसके अंदर से प्रेडिक्शन करना कदरे मुश्किल होता है, जजमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि भाई इस दफा कौन सा टॉपिक टेस्ट हो जाएगा। समहाउ सिर्फ एक स्मॉल ग्रेड है, बाकी इतने एनलार्ज हैं कि उनको देखना पड़ेगा। पहले ग्रेड के ऊपर आते हैं, इसके अंदर है क्या क्या कुछ और कौन कौन सी चीजें हैं। गो कि अभी उतनी नहीं समझ लगेगी, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत समझ लग सकती है। वो स्टूडेंट्स जो पीआरसी से आए हैं उनको थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी। थोड़ी बहुत समझ ऐसे आ जाएगी कि भाई आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो आपने पीआरसी 4 में पढ़ी थी, आईएएस 2 पढ़ा था, वो यहाँ पर अवेलेबल है। एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वहां पर आपने मटेरियल की भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ी थी, फिनिश गुड की भी पढ़ी थी। यहाँ पर हम एक फिनिश गुड की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ रहे होंगे। यहाँ पर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन मटेरियल की भी पढ़ रहे होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट काउंटिंग चीजें आ जाएंगी, लेकिन चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, इसलिए हमें मुश्किल पेश बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अच्छा, अब वो वाले स्टूडेंट्स जो किसी जमाने में एग्जामिशन लेके इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बैठे हुए हैं और उन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में FAR 1 पढ़ लिया या अभी तक उस तरीके से नहीं पढ़ी हुई, तो भी उन्हें कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने पिछली दफा उन स्टूडेंट्स को पढ़ाया जो बिल्कुल जिनको पता नहीं था, जो एग्जामिशन लेकर आए थे, वो जो पहले होता था हमारा पीआरसी की जगह पर, तो एग्जामिशन इंट्रो की लेकर आ गए और फिर उनको पढ़ाना सबसे मुश्किल काम था। उनको बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर लेकर चले। इस दफा भी बेसिक लेवल से ही आगे चलेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। पीआरसी के अंदर हमें एमसीक्यूज का ज्यादा फोकस होता है, लिहाजा मैं अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट की अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो मैं उस रिक्वायरमेंट के तहत आपको पढ़ाऊंगा।
इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो कदरे किसी हद तक आपने ये चीज पढ़ी हुई है। फिर एक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बनाना। जो आप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते थे, मैन्युफैक्चरिंग वो किसी हद तक मिलता जुलता है हमारा। वो इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट काउंटिंग ही थी एक हिसाब से। PRC 4 में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो बनाते थे, तो वो भी हम साथ के साथ ही समझेंगे कि वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है और कैसे है और किस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है। तो पहले ग्रेड के अंदर हमारे पास एक जॉब ऑफ प्रोडक्ट के, आप हमारे पास कोई जॉब आ गई है, उसकी किस तरीके से कॉस्टिंग करनी है, उसमें मटेरियल कितना लगना है, उसमें लेबर कितनी लगनी है, उसमें ओवरहेड्स वगैरह कितने लगने हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। फिर एक मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एक ये वाला टॉपिक बच्चों बहुत हॉट टॉपिक है कमिंग अटेम्प्ट के लिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसे थोड़ा सा आगे जाके हम पढ़ेंगे। एक तरतीब से मैंने अपनी एक तरतीब सेट की हुई है, वो भी मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपसे। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। फिर आप हमारे पास इन्वेंटरी वैल्यूएशन के बाद ओवरहेड्स का एक चैप्टर है पूरा। अब इसके ऊपर ज्यादा कहानी होगी, वहां पे तो आपने PRC 4 में बेसिक पढ़ी थी, अब यहाँ पर काफी डिटेल में ओवरहेड से ऊपर बातें होंगी। फिर लेबर का एक अपना एक चैप्टर है। ये चंद चैप्टर हैं हमारे पास। और लेबर में ये एक कॉन्सेप्ट है लर्निंग कर्व का। तो कह सकता हूं मैं, एक लेबर का चैप्टर है बच्चों, एक ओवरहेड का चैप्टर है, एक इन्वेंट्री का चैप्टर है, एक जॉब और सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर है, एक यहाँ पर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का चैप्टर है, और एक ABC का चैप्टर है। 6-7 चैप्टर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सबसे आसान ग्रेड है, सबसे आसान मार्क्स है इसमें लेना। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा, जिसके अंदर हमारे 25 मार्क्स एवरेज बन रहे थे, इसके अंदर बच्चों एक चैप्टर कॉस्ट फ्लो का है, एक प्रोसेस कॉस्टिंग का है, एक टारगेट कॉस्टिंग का, एक वेरिएंस का है। इसमें बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ये मुश्किल लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स को ये आसान चैप्टर्स में से लगता है। टारगेट कॉस्टिंग एक बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत बच्चों वाला, जस्ट मैथमेटिक्स है कह लें, नथिंग एल्स। वेरिएंस एनालिसिस है, ये जरा सा थोड़ा सा टेक्निकल है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी, हल्की सी। वो भी हम इतना ज्यादा कर रहे होंगे तो तकरीबन 15 दिन मैंने इसके लिए रखे हुए हैं, अराउंड 15 days। तो 15 दिन के अंदर एक चीज डेफिनेटली बहुत अच्छी सी पॉलिश हो जाती है। तो ये चार टॉपिक्स हैं। चार टॉपिक्स में ये थोड़ा सा सेकंड दर्जे का है, पहला आसान था, ये मीडियोकर है, मिड में आ जाता है इसकी डिफिकल्टी लेवल। और ये मजीद आसान होने के बाद जो मेरे स्टूडेंट्स को आसान लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको भी आसान लगेगा, और आप कहेंगे कि हाँ जी वाकई आसान है। बच्चों को पता नहीं क्यों मुश्किल लगता है क्या। यहाँ पर फार्मूलाज याद करना पड़ेंगे। जिसने फार्मूलाज अच्छे याद कर लिए, जिसने फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप कर ली, तो वो इसको भी आसान बना सकता है। थर्ड ग्रेड है बच्चों, ये सबसे मुश्किल है। इसके अंदर बाकी टॉपिक्स का भी तड़का है क्या ले। शायद इस वजह से ये जरा सा मुश्किल हो जाता है।
इसमें हैं 3 टॉपिक्स, एक कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, दूसरा है बच्चों डिसीजन मेकिंग। ये सारा एक ही टॉपिक है यहां तक। और डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन लाजमी है। अराउंड 35 मार्क्स यहां से आने हैं। 3 टॉपिक्स हैं तो समझ लें कि तीनों टॉपिक्स मस्त हैं। तीसरा टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ईओक्यू के नाम से मशहूर है। अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं पिछली 2 अटेम्प्ट्स में, उनमें बस ये वाला टॉपिक किसी हद तक जरा सा मुश्किल दिया गया है, बाकी ये वाला टॉपिक भी आसान दे दिया गया, ये भी आसान दे दिया गया। तो इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानी ही होगी। तो ये तो हो गया बच्चों हमारा कोर्स आउटलाइन। इसके अंदर 2 चीजें मजीद बताने वाली हैं, वो ये हैं टेस्टिंग लेवल T1 और T2 का मतलब क्या है। इसका मतलब है मैक्सिमम 8 मार्क्स। जी ये ना पढ़ाओ, हमें तैयारी उस तरीके से करनी है जिस तरीके से करने का हक है। कि भाई 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तैयारी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी तैयारी होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर टाइम उसी लिहाज से क्या होगा, कम लगना चाहिए। और ये है मैक्सिमम 20 मार्क्स। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आ सकता। ग्रेड को देखना का मतलब ये है मैक्सिमम 20 का कि 1 मार्क्स से लेकर 20 मार्क्स तक आ सकता है। तो हमारे पास अगर बिग टॉपिक्स के बारे में बात करूं तो एक जिसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन आ जाता है। फिर इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी आपका पहले ग्रेड में बड़े टॉपिक्स में से है, ओवरहेड्स भी बड़े टॉपिक्स में से है, लेबर शॉर्ट टॉपिक्स में से है। और ये वाला क्वेश्चन मेरे नजदीक लाजमी है इस ग्रेड के हिसाब से। 8 मार्क्स तक का क्वेश्चन है और उसने 40 मार्क्स पूरे करने, तो उसके लिए कहीं ना कहीं पर लाजमी हो जाता है कि इस चीज को टेस्ट करे, तो ये टेस्ट होना लाजमी है। चाहे ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के तौर पे हो, चाहे ये वाला टॉपिक किसी और टॉपिक के अंदर जम हो जाए, जैसे डिसीजन मेकिंग में अक्सर जम हो जाता है, तो आना लाजमी है। सेकंड ग्रेड में प्रोसेस कॉस्टिंग बड़ा टॉपिक है, वेरिएंस भी बड़ा टॉपिक है, और टारगेट कॉस्टिंग भी बड़ा टॉपिक। सारे टॉपिक्स बड़े टॉपिक्स पूछ सकता है। थर्ड ग्रेड में से आपके सारे ही बड़े टॉपिक्स हैं, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो शॉर्ट हो। मींस मैक्सिमम 20 मार्क्स तक का हर टॉपिक पूछा जा सकता है। 1 to 20 marks. Each and every topic is of 20 marks. पूछा जा सकता है, पूछता नहीं है क्योंकि उसने 35 मार्क्स टेस्ट करना है। एक बड़ा टॉपिक डिसीजन मेकिंग का 20 मार्क्स का दे दिया, तो आप 35 मार्क्स पूरे करने हैं। तो वो क्या करता है, अक्सर औकात 10 इधर से उठाए और 10 इधर से उठाए, 40 पूरे हो गए। क्योंकि 30 से 40 तक का था, नहीं 35 से कितने था ये ग्रेड, 30 से 40 तक का, तो ये 40 तक भी पूछ लेता है। ये बच्चों हो गई बातें हमारी, और ये कुछ डिटेल में बातें हैं, ये भी हमें बिल्कुल भी समझ नहीं लगनी है, फायदा कोई नहीं है। ये हमारा हो गया डिस्कशन ऑन कोर्स आउटलाइन। ये आपने संभाल कर रखना है, ये वाला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा PDF इसकी इंशाल्लाह, और आपके पास ये मौजूद रहेगी। 10 से 15 नंबर के अब हमारी आती है प्लानिंग के हम किस तरीके से अपने कोर्स को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। बच्चों हमारी 23 सितंबर से क्लासेस का आगाज है, एंडिंग हमारी इंशाल्लाह 31 जनवरी का टारगेट है। और ये वाला प्लान शेयर करने का मकसद यही है कि आपने मुझे भी इधर उधर नहीं होने देना कि सर काम गड़बड़ जा रहा है, आपने इस टॉपिक नहीं खत्म करवाया। हो जाएगा,
अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफा भी हुआ है, बिल्कुल विद इन टाइम टॉपिक्स कवर हुए। अगर हम प्लान को फॉलो करते हैं, आप भी प्लान को फॉलो करते हैं, आपका पेपर भी बहुत अच्छा सा तैयार होगा और टाइमली होगा भी। 23 सितंबर जो कि आज है हमारा, नहीं 24 सितंबर, 23 सितंबर को ओवरऑल ओरिएंटेशन थी, आज हमारी 24 तारीख है। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट है, 31 जनवरी को हमारा एंडिंग होगी। इसके अंदर टोटल डेज जो बन रहे हैं 131 बन रहे हैं, सैटरडेज 19, संडे 19, ईद मिलादुन नबी की भी एक छुट्टी आ रही है हमारी, एक 8 अक्टूबर को सैटरडे वाले दिन। रिजल्ट की आपको 3 छुट्टियां दी जाएंगी, मोस्ट प्रोबेबली इन 3 दिनों में से किसी एक दिन में आपका रिजल्ट आना है उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने पेपर दिए हुए हैं। कुछ जिन्होंने फर्स्ट टाइम ऑप्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली वो याशी में होंगे उस दिन, उनके पेपर उनका रिजल्ट नहीं होगा समहाउ। मिड टर्म्स हमारे 5 दिन की छुट्टियां 12 से लेके 19 दिसंबर तक हैं। ये 5 दिन कहने को हैं, लेकिन जेन्युइनली ये टोटल बन जाती हैं 8 डेज। भाई देखो ना, संडे से लेके संडे तक 8 डेज की छुट्टियां जेन्युइनली बनती हैं ये। और ये एक बूस्टर होता है बच्चों के लिए रिवीजन करने का बेस्ट। और एक कायदे आज़म डे भी है माशाल्लाह से, जो कि 25 दिसंबर को है और वो संडे को है। तो ये टोटल 47 डेज बनते हैं। अब अगर विदाउट सैटरडे संडे क्लासेस की जाए तो 84 डेज बनते हैं, जो कि मैं नहीं करता, मेरा सैटरडे ऑन होता है। तो इंक्लूडिंग सैटरडे आपके पास 103 दिन बनेंगे हमारे पास, मींस 100 लेक्चर्स हमारे होंगे कम अज कम इंशाअल्लाह अज़ीज। क्लास का दुरानिया हमारा 1.25 घंटे का है और इंशाल्लाह टाइम पे क्लास स्टार्ट होगी, टाइम पर एंड होगी, कोई उसके अंदर डिले नहीं आएगा। पहले मैं 1.5 घंटे की क्लास किया करता था, उसके अंदर मार्जिन मेरे पास मौजूद होता था। अब मेरे पास मार्जिन मौजूद नहीं है 1.25 घंटे की क्लास के अंदर। 128 या 75 घंटे ये बनते हैं जो हम एक हिसाब से पढ़ रहे होंगे। इसके अंदर मजीद अपने आप को पॉलिश करने के लिए मैं आपको कुछ रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा, मींस मैंने कोई रिकॉर्ड किया हुआ है लेक्चर या कोई पास पेपर रिकॉर्ड किया हुआ है, आपको होमवर्क दिया तो वो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर सकता हूँ उसकी भी, तो जिसमें मजीद हमारी एक हेल्प हो जाएगी। 23 सितंबर को ओरिएंटेशन, आज हमारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक ओरिएंटेशन है। इंशाल्लाह हम मंडे से क्लास शुरू करेंगे। स्टार्टिंग हमारी कुछ मैथमेटिक्स वाले एरिया से हो जाएगी, कुछ मैथमेटिक्स की बातें करेंगे, फिर हम इन्वेंट्री का चैप्टर शुरू कर देंगे। इन्वेंट्री का चैप्टर करते हुए ही मैं आपको एक चैप्टर है हमारा कॉस्ट फ्लो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा इन्वेंट्री को समझने के लिए, तो वो भी दरमियान में ये 2 दिन हमारे उसके ऊपर आ जाएंगे। दोबारा से इन्वेंट्री के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमारा कोशिश ये है कि इन्वेंट्री का चैप्टर खत्म हो जाए, एफओएच का चैप्टर शुरू हो जाएगा जो पहला ग्रेड है। मैंने साथ साथ ग्रेड भी लिख दिया है कि कौन से ग्रेड के ऊपर हमारा फोकस चल रहा होगा। एफओएच का चैप्टर कदर लेंथी है, कोशिश करेंगे इसे 1.5 वीक के अंदर हम खत्म कर दें। यहाँ पर मीनवाइल आपका टेस्ट 1 भी आ जाएगा बच्चों। इन्वेंट्री का चैप्टर हमने यहाँ पर खत्म किया, आपके पास मजीद 1 वीक मौजूद होगा कि आप इसकी तैयारी करें और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का आप चैप्टर का टेस्ट दे दें। टेस्ट देना बच्चों उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो फर्स्ट टाइम में पास करना चाहते हैं। जिनका इरादा लिंगर और करने का है तो कोई मसला नहीं, टेस्ट से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। क्यों? हम बहुत सारी चीजें पास पेपर में कर रहे होते हैं, तो क्या फायदा होता है यहाँ पर वो फायदा होता है जो जिसको बच्चा फायदा कंसिडर करता ही नहीं, और फिर पेपर में जाकर समझ लगती है अच्छा यार ये क्या हो गया। टेस्ट बच्चों आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। और बच्चा पेपर देता है और कहता है 80 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सका, 75 का अटेम्प्ट कर सका, 85 का अटेम्प्ट कर सका,
या फिर 65 का अटेम्प्ट हुआ है, मुझसे तो मुझे तो चीजें समझ ही नहीं लगी, मुझे तो टैकल करना आया ही नहीं है, तो टैकल करना पेपर को वो हम साथ साथ हर टॉपिक की एक डिफरेंट तरीका कार है टैकल करने का। इन्वेंट्री को डिफरेंट, एफओएच का डिफरेंट, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का डिफरेंट, हर चैप्टर का तरीका कार डिफरेंट है टैकल करने का, उसको करने का। तो वो तो मैं इंशाल्लाह साथ साथ सिखाऊंगा ही। टाइम मैनेजमेंट मसला ऐसा है कि वो मैं नहीं सिखा सकता, वो आपने खुद सीखना है। बाकी चीजें नॉलेज मैं सिखा रहा हूँ, उसकी ट्रिक्स मैं सिखा रहा हूँ, कुछ किसी हद तक टाइम मैनेजमेंट करने के ट्रिक्स सिखा रहा हूँ, लेकिन उसको अप्लाई करना आपने खुद सीखना है। वो आपको मदद देगी कहां पर? टेस्टिंग सिस्टम के तहत 12 टेस्ट हम ले रहे हैं, आपको इतनी कम फीस के अंदर टेस्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बच्चा टेस्ट आपको चेक कर भी देंगे, फिर ये सारा काम आपको एक बहुत माइनर सी फीस के अंदर दिया जा रहा है एज कंपेयर टू ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस। आपका टेस्ट जो होगा बच्चों हर फ्राइडे को दिया जाएगा। ये इस दफा थोड़ी सी चेंजिंग है, जिन्होंने पिछली दफा भी पढ़ा हुआ है वो तब होता था कि हम हर वीक में उस डे के ऊपर टेस्ट लेते थे जिस डे के ऊपर आई कैप में पेपर होना है, लेकिन इस दफा तमाम के तमाम जो हैं सब्जेक्ट्स के टेस्ट फ्राइडे को 6 बजे अपलोड किए जाएंगे। अब उसका दुरानिया क्या रखते हैं वो मैनेजमेंट डिसाइड कर देगी कि इसको 2 दिन देने हैं बच्चों को या 1 दिन देना है, इसका क्या हिसाब किताब होगा वो डिटेल में मैनेजमेंट डिस्कस कर देगी हमारे साथ इंशाल्लाह। डेफिनेटली वो बच्चों की हेल्प के लिए होगा, बच्चे इस लेवल के ऊपर मौजूद होते हैं कि वो टेस्ट कर सकें, और 3 टेस्ट अगर वो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है तो 3 टेस्ट करने का टाइम भी डेफिनेटली आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, एक तो बात ये होगी, तो अब हर फ्राइडे को हमारा क्या हुआ करेगा? टेस्ट हुआ करेगा, और आपने कोशिश ये करनी है कोई टेस्ट छोड़े ना। मैंने पहले कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट, ये चीज सिखाएगी आपको, एक अनसीन चीज को करने का तरीका कार, और दूसरा टाइम मैनेजमेंट। 2 चीजें हैं जो हम सीखते हैं टेस्ट से मेजरली। फिर बच्चों मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का एक ग्रेड है, टारगेट कॉस्टिंग ग्रेड 2, उसकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जा सकती हैं। लेबर ग्रेड 1, यहाँ पर मेरा मेजरली ग्रेड 1 खत्म हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को छोड़कर। यहाँ पर आपसे टेस्ट ले लिया जाएगा, सेकंड टेस्ट एफओएच भी आपने पढ़ लिया होगा, यहाँ पर मार्जिनल एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया होगी आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं टारगेट कॉस्टिंग भी ऐड कर देता हूँ। टारगेट कॉस्टिंग ये हम आपसे टेस्ट ले लेंगे इंशाल्लाह। रिजल्ट आएगा, मैं चाहता था रिजल्ट से पहले प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पर मार्जिन मेरे पास मौजूद था लेकिन नहीं किया मैंने ऊपर वाले टॉपिक्स के अंदर ही मार्जिन रखा हुआ है। यहाँ तक हमारा मेजरली ग्रेड 1 काफी हद तक खत्म हो चुका होगा। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आप कुछ बच्चे बहुत खुश होंगे, कुछ थोड़े से अफसरदा होंगे, लेकिन जीना तो इसी के साथ ही है, कभी पास कभी फेल, ये तो चलता रहेगा। सीए के अंदर क्या इंसान की अपनी जिंदगी में ये काम चलता रहता है कि कभी वो जो चीज अचीव करना चाहता है वो अचीव कर लेता है, कभी थोड़ा सा उसके अंदर डिले आ जाता है। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि जी आप अनसक्सेसफुल हैं। अगर फेल होने का मतलब ये होता कि अनसक्सेसफुल, तो फिर वसीम अकरम आपके सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बैठा होता। मैं भी फेल हुआ हूँ और बरमला बहुत दफा फेल हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने बताया स्टार्ट में कि मैंने ड्यूरिंग आर्टिकल्स गैप किया है, विद सेल्फ स्टडी किया है, तो मैंने बाद में भी तजर्बे किए उसी सेल्फ स्टडी के। पैसा थे नहीं मेरे पास, ही पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ा, विद आर्टिकल्स पढ़ा, कोचिंग के भी पैसे नहीं थे, कोचिंग नहीं ली उस वक्त। खैर इस तरीके से हर वक्त हर जगह
हर दम अवेलेबल भी नहीं होती थी, मीन्स ऑनलाइन सिस्टम था ही नहीं उस वक्त, और इस तरीके से लेक्चर्स के आप जब मर्जी बैठ के सुन ले वो ऑप्शन भी नहीं थी। तो फिर सेल्फ स्टडी ही ऑप्शन थी हमारे पास, और वो अल्हम्दुलिल्लाह काम कर गई। वो तजर्बे वो सीए फाइनल पे भी जाके किए, जिसकी वजह से थोड़ी सी सीए फाइनल में अटेम्प्ट्स भी ज्यादा लगी। और एक चीज और, मेरे फेलियर होने में भी एक चीज का किरदार है, जो कि मैं बच्चों को कहता हूं कि नहीं बच्चों इसके अंदर नहीं पढ़ना। दो चीजें आपको फेल करती हैं, एक फेल करती है आपको ओवर कॉन्फिडेंस, और एक आपको करती है लो कॉन्फिडेंस। और जो आपको पास करती है वो कॉन्फिडेंस करता है। जब जब भी फेल हुआ मैं दो चीजों की वजह से ही फेल हुआ, या लो कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस। जब कैफ कर लिया और ड्यूरिंग आर्टिकल्स कैफ के अलावा एक सीए फाइनल का भी एक पेपर पास कर लिया, तो मेरे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हाँ मसला ही कोई नहीं है, टेंशन ही कोई नहीं है। फिर जिसे कहते हैं ना गरूर आना, ये ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, गरूर आना। फिर उसने मुझे दिखाया कि भाई ना ऐसे नहीं होना। फिर अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस को शिफ्ट किया कॉन्फिडेंस के अंदर। फिर सम टाइम्स ऐसा भी हुआ कि किसी सब्जेक्ट के अंदर लो कॉन्फिडेंस भी आया। मसलन भाई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और सेल्फ स्टडी करते हुए नहीं पढ़ा गया, नहीं कैटर कर पाए, तो फिर कॉन्फिडेंस तो नहीं बिल्डअप होगा ना। तो लो कॉन्फिडेंस की वजह से भी क्या हुआ, फेलियर हुई, और दरमियान में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से फेलियर हुई। तो मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि आपने इन दोनों के ऊपर नहीं जाना। आई क्या बहुत बुरा मारता है ओवर कॉन्फिडेंस के ऊपर, और लो कॉन्फिडेंस के ऊपर तो खुद ब खुद लगनी ही लगनी होती है। आगे बढ़े बच्चों, आपका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट डे। पढ़ने वाले बच्चे इसमें भी पढ़ रहे होते हैं सम ऑफ, कुछ बच्चे घर जाते हैं और खूब अय्याशी करते हैं, फिर रिजल्ट आता है, फिर चारों न चार पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट प्रोसेस कॉस्टिंग है, जिसका मैंने कहा था कि आपको इंशाल्लाह बहुत आसान लगेगा। चेक इट आउट कि इसके लिए हमारे पास कितने दिन रखे गए हैं। 3 and 6 9 10 11 12 डेज विद रिकॉर्डिंग। मींस मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स आपको दे दूंगा, ये नहीं पता कब कब दूंगा। जब मैं समझूंगा कि आज रिकॉर्डिंग दे देनी चाहिए और इस पास पेपर को होमवर्क में एज अ रिकॉर्डिंग दे देना चाहिए, ये वाली डिस्कशन मैं रिकॉर्डिंग के अंदर दे सकता हूँ, ये वाली डिस्कशन मैं क्लास में कर दूं, तो वो मैं अपने हिसाब से देखूंगा। अब यहाँ पर बच्चों आप देखो कि 12-13 दिन अगर मैं दे रहा हूँ और 2-3 दिन आपको मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ 2-3 दिन की, तो इसका मतलब है मैं 15 दिन आपको तकरीबन ये वाला टॉपिक लेके चल रहा हूँ। तो 15 दिन में इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक बहुत मास्टर लेवल पर पहुंच जाएगा। फिर मेरा थर्ड ग्रेड आ जाता है बेटा। मैंने सेकंड ग्रेड में मेजरली आपका दो चीजें टॉपिक टेस्ट लेकर गया, टोटल 3 टॉपिक्स मेजरली हैं। एक प्रोसेस कॉस्टिंग यहाँ पर हो जाएगा, और एक ऊपर टॉपिक मैंने कहा था टारगेट कॉस्टिंग करवाऊंगा, ये टारगेट कॉस्टिंग ग्रेड 2 का। ये 2 टॉपिक्स हो जाएंगे। एक वेरियंस का टॉपिक रह जाएगा मेजर, वो आगे जाके बिल्कुल एंड पर जाके हम करेंगे इंशाल्लाह। थर्ड ग्रेड के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट ईओक्यू वाला चैप्टर अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी मैंने टोटल 8-9 डेज रखे हैं। छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कंसिडरिंग इसकी डिफिकल्टी लेवल और इसके अंदर प्रैक्टिस को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर अच्छे खासे दिन रखे गए। सीवीपी वंस अगेन बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन इसके ऊपर भी मैंने अच्छा खासा टाइम रखा है, और इसको यहाँ पर मिड ऑफ द सेशन रखने का मकसद ये है कि आपके पास एक तो आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर चुके हो कि हाँ
अब मैं पढ़ सकता हूँ, CMA हो सकता है, इसकी मुश्किल चीजें भी हो सकती हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका हो, एक चीज। दूसरी चीज, आपको बहुत सारी चीजों का पता चल चुका हो। हालांकि CVP डायरेक्टली भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन जो डायरेक्टली स्टार्ट करता है वो फिर अटक जाता है। क्यों? एक मुश्किल टॉपिक स्टार्ट कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जब आप चीज एक प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपके लिए वो चीज आसान हो जाती है। तो हम मिड ऑफ कोर्स में जब ये वाले टॉपिक्स करेंगे तो मुश्किल टॉपिक्स हमारे लिए आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। बच्चों को फिर ये चीजें उतनी मुश्किल नहीं लगती जितनी मुश्किल अगर हम मेरे से बिल्कुल स्टार्ट कर दें। फिर एक छोटा सा चैप्टर ग्रेड 2 का कॉस्ट फ्लो जो बिल्कुल स्टार्ट में सिखाया, उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी मजीद बातें होंगी, उसके लिए 2 दिन। एक जॉब और सर्विस कॉस्टिंग का छोटा सा टॉपिक है जो कि बिल्कुल स्टार्ट में रह गया, ग्रेड 1 को नहीं छेड़ा। तो ये 2 दिन के अंदर 2 दिन का टॉपिक है, तो ये 2 दिन के टॉपिक्स हम डिस्कस कर देंगे, या एक दिन का। और फिर हमारे पास एक बूस्टर होगा, बूस्टर डोज होगी, मिड टर्म का पूरा वीक होगा, जिसके अंदर आप ये सारे टॉपिक इंशाल्लाह रिवाइज कर लेंगे। और जब आपकी रिवीजन यहां तक हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आपका पेपर मोर देन 60-70% तैयार हो चुका होगा इंशाल्लाह। क्योंकि पीछे सिर्फ 2 टॉपिक्स रह जानी है जिनके ऊपर मैंने अच्छा खासा काम करना है। डिसीजन मेकिंग 2 वीक्स बच्चों मैंने रखे हैं इसके लिए, 2 वीक्स। इट मीन्स एक अच्छा खासा टाइम आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसको पॉलिश करने में। एक छोटा सा टॉपिक ये ग्रेड 1 का है, ABC कॉस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इतना आसान है कि मैं मजबूर हो गया कि मैं इसको बाद में रखूं। और इसके अंदर हम इंशाल्लाह CA फाइनल के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, क्योंकि ये इससे पहले टेस्ट CA फाइनल में हुआ करता था एक जमाने में, जब मैंने दिया था। जब मैंने पास किया था तो भी ABC कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया था उसके अंदर। उसके बाद खैर बाद में वो जम हो गया दूसरे सब्जेक्ट के अंदर। वेरिएंस का मैंने कहा था कि एक लंबा टाइम में दूंगा, एक मुश्किल थोड़ा सा कंसिडर किया जाता है, और मैंने इसको रफली 3 वीक्स इसके ऊपर रखे हैं बच्चों। 3 वीक्स मीन्स 18 डेज अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर हमारे पास वो वाले मार्जिन भी निकल आएंगे कि अगर हम कहीं पर किसी टॉपिक में जरा 1-2 दिन डिले किया है तो हमारे पास इतना मार्जिन मौजूद है कि हम इसको 18 दिन की बजाय 15 दिन कर लें और अपने टॉपिक्स को, अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें। एंड पर स्टिल मेरे पास इंशाल्लाह इतना टाइम होगा कि मैं आपको कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, मैं आपको अगर कोई दरमियान में क्वेश्चन नहीं करवाए हुए ऑटम 22 के कोई, तो वो मैं आपको रिसेंट पेपर भी इंशाल्लाह कोशिश करके कोई 2-4 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। अदरवाइज जो मेरा इस दफा तरीका कर रहा पिछले सेशन में ऑटम 22 में, तो मैंने स्प्रिंग 21 के बहुत सारे क्वेश्चंस अपने रिवीजन क्लास के अंदर किए। रिवीजन क्लासेस के अंदर मैंने पास पेपर्स को करवा दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं करवा पाया था। फिर मैंने उसको क्या किया, रिवीजन क्लासेस के अंदर डिस्कस कर दिया, जो कि बहुत सारे मैथ्स को सर्व करती हैं। तो ये एंड पर रिवीजन क्लासेस का शेड्यूल भी आपके साथ अभी से ही शेयर्ड है। इंशाल्लाह 6 फरवरी को रिवीजन क्लासेस होंगी और 16 फरवरी तक रिवीजन क्लासेस चलेंगी, और एंड पर हमारा फाइनल मॉक 20 फरवरी को इंशाल्लाह हो जाएगा, जो कि टेस्ट नंबर 12 होगा। तो ये मेरा बच्चों पूरे का पूरा प्लान है, जिसके अंदर जो जो उनसे मुश्किल टॉपिक्स हैं, जो जो उनसे जरा ऐसे टॉपिक्स हैं जो ट्रिकी हैं, उनके ऊपर मैंने बहुत एम्पल टाइम रखा है। बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्टार्ट में आसान चीजों से स्टार्ट करेंगे,
आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पॉलिश करते हुए मुश्किल टॉपिक्स को इस तरीके से करेंगे कि मुश्किल भी मुश्किल ना रहे और आपके पास इतना एम्पल टाइम हो उसको प्रैक्टिस करने का कि आप आराम से उसको प्रैक्टिस भी कर सकें। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर ये आपने वेरिएंस भी तो एंड पर रखा है। तो बेटा वेरिएंस एंड पर रखा है, वेरिएंस के ऊपर आप जरा गौर से देखें, ये वाला टेस्ट भी वेरिएंस के ऊपर है, ये वाला टेस्ट भी वेरिएंस के ऊपर है। मींस 2 टेस्ट वेरिएंसेस के ऊपर टेस्ट हुए और 15 दिन में इंसान बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है। और एंड पर एबीसी रखने का भी एक मकसद था कि ये एक तो है आसान और दूसरे बिल्कुल 1-1.5 महीना पहले पढ़ी होगी तो भूलेगी बिल्कुल भी नहीं। और इसकी वजह से मेरा एक टॉपिक और रिवाइज भी हो जाएगा जो कि FOH है। तो मल्टीपल पर्पसेस के तहत ये वाला मैंने डिजाइन किया हुआ है कोर्स आउटलाइन। ये बातें हो गई बच्चों। और क्या बात थी हमारे पास, की बात थी टाइम की बात थी बच्चों। टाइमिंग क्या होगी? प्री रिजल्ट में बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ CMA आपको, R2। CMA की टाइमिंग आपकी 11:45 पे जो हमने आज स्टार्ट किया उससे लेकर 1 बजे तक होगी इंशाल्लाह अजीज। और इसमें कमी बेशी नहीं करनी। 11:45 पर मैं बगैर वेट किए इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चों ने ज्वाइन करना है, ये अब आपका काम है। क्योंकि 1.5 घंटा होता था तो मेरे पास मार्जिन मौजूद होता था, मैं 5-7 मिनट आराम से बच्चों का इंतजार कर लेता था। अब इंतजार का टाइम नहीं है मेरे पास। और 1 बजे तक चांसेस यही हैं कि मैं इसे 1 बजे तक ही एंड करूंगा। मींस 2-3 मिनट पहले जरूर हो सकता है, लेकिन हम काम मुकम्मल रखेंगे इंशाल्लाह। FAR 2 1.5 घंटे की क्लास है, ये मैं 1.25-2 घंटे किया करता था, तो वहां पर भी मार्जिन मेरे पास थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया। तो ये मेरा टाइमिंग का शेड्यूल हो गया। पोस्ट रिजल्ट पे FAR 1 भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक होगा। और CMA होगा 10:30 से 11:15 बजे तक। CMA वंस अगेन 1 घंटा 15 मिनट की क्लास है। यहाँ पे आपको बच्चों, आप लोगों के लिए जो फ्लड फैक्ट्रीज हैं उनके लिए 2500 रुपये फीस रखी गई है। और अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लेता है तो 9000, जो कि एक बहुत मिनिमल फीस है, उसके अंदर CMADZ आपको सर्व कर रहा है माशाल्लाह से। अब आप लोग आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब मैं आपकी चैटिंग भी पढ़ लूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस किए हुए हैं, आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट में स्टडी प्लानिंग के इशू पे थोड़ा बता दीजिएगा कि कितना टाइम देना चाहिए सेल्फ स्टडी एटसेट्रा। ओके, डिस्कस कर देता हूँ जी। थोड़ी सी वॉइस इंक्रीज हो सकती है, देखें अब आपको इंक्रीज हुई है वॉइस। अच्छा, कोई भाई वो उनकी एक ऑन था माइक वगैरह, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वही उसी के लिए मैनेजमेंट ने मुझे फोन किया था। अच्छा जी, और क्या क्या कुछ है जी? अच्छा, म्यूट कर दिया गया था बच्चे को। ठीक है जी। जी मेरी बुक बिल्कुल न्यू एडिशन आएगी बच्चों। बेटा सेकंड एडिशन अब आना है, करंट एडिशन आएगा, उसके उससे पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की जरूरत नहीं होगी, सारा स्टडी टेक्स्ट का मटेरियल आपको इंशाल्लाह मिलेगा।
कि यहाँ पर मैंने बुक से रिलेटेड बात की थी बिल्कुल स्टार्ट में, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए स्प्रिंग 23 के लिए बुक आएगी, मीन्स 2023 के लिए मुकम्मल के लिए बुक आएगी। एक हिसाब से कह सकते हैं स्प्रिंग 23 प्लस ऑटम 23, उसके लिए इकट्ठी बुक आएगी, अनलेस एंड अनटिल के कोर्स आउटलाइन में चेंज आए। हर अटेम्प्ट में मेरा नहीं ख्याल कि बुक आ जानी चाहिए, वो भी सीएमए की। जो एक पेपर होगा उसका सोल्यूशन ऐड अप कर दिया जाएगा, आपको वैसे दे दिया जाएगा ऑटम 23 के लिए, अनलेस एंड अनटिल के कोर्स आउटलाइन में चेंज आए। तो ये बात हो गई बुक से रिलेटेड। अब बच्चे ने सवाल किया था टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्टडी प्लान से रिलेटेड, जो कि सेल्फ होगी आफ्टर क्लास। बेटा ये डिपेंड करता है हर बच्चे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। एक वो स्टूडेंट है जो मेरे जैसा है, जिसे जरा ज्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, और मेजोरिटी मेरे जैसी होती है जिसे टाइम ज्यादा लगता है स्टडी करने में, चीजों को ग्रास्प करने में, चीजों को बार बार जब तक रिवाइज नहीं करते हैं तब तक उनको वो चीजें हजम नहीं होती हैं। और दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं आतिफ आबिदी साहब जैसे जीनियस बंदे, वो एक चीज पढ़ लेते हैं उन्हें जुबानी याद हो जाती है। तो डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। तो मैं ओवरऑल ऑन एवरेज के हिसाब से बता देता हूं आपको कि क्लास आपने ली 1 घंटा 15 मिनट की। अब आपको मेरे नजदीक जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट्स जितने भी पढ़ रहे हो, ईच सब्जेक्ट के लिए आप 2.5 आवर से लेकर 3 आवर्स तक अगर आप डेली बेसिस पर दे लेते हैं, डिपेंड करता है 2 घंटे भी आप कह सकते हैं, 2 से 3 घंटे के दरमियान में डेली दे लेते हैं, तो फेलियर समझे इंशाल्लाह नहीं होगी। बहुत कोसों दूर मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस ये है, जो सा बच्चा रेगुलर स्टडी कर लेता है वो पास हो जाता है। ये मेरे अपने ऊपर भी अप्लाई हुआ सीए फाइनल में थे हम, और क्या करते थे, एक दफा पढ़ लिया हुआ था, अब पेपर फेल हो गया, अब कहते हैं पढ़ा तो हुआ है, आखिरी महीने में आराम से बैठेंगे और रिवाइज कर लेंगे। अब जब ये काम हो जाता है ना आखिरी महीना, भले आपका एक पेपर हो, भले एक पेपर हो, वो आखिरी महीने में रिवाइज सही नहीं होता। मेरा एंड पर एक पेपर रहता था, फेल हुआ, अब दोबारा से फेल हुआ, वही वाला मसला मैं कर रहा था। बिल्कुल एंड पर आखिरी महीने में पढ़ लिया, थोड़ा सा जॉब थी, बच्चे भी हो गए हुए थे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, फेल हुआ। मैंने तैयार कर लिया कि अब मैं वैसे पढ़ूंगा जैसे मैं कैफ में पढ़ा करता था, मींस डेली बेसिस पे पढ़ना। घर वालों को कहा कि भाई मैं आराम से आया करूंगा, रात को 9 बजे घर आया करूंगा, 9 से 5 जॉब की, 5 बजे के बाद लाइब्रेरी गए, लाइब्रेरी में जाके 3 घंटे देने शुरू कर दिए, पेपर पास हो गया। तो ये आपको करना पड़ेगा, और अगर जो बच्चा कर लेगा समझे वो पास, जो सा बच्चा नहीं करेगा समझे कि उसके अंदर डाउट मौजूद रहेगा। जी बेटा बुक तो बाय करनी होगी। टारगेट इज 31st। बेटा अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर हम पोस्ट रिजल्ट में क्लास लें तो कोर्स का फिनिश होगा। बेटा अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो रिकमेंड नहीं है आप पोस्ट में पढ़ें। रीजन, पोस्ट में तो वो वाला बच्चा पढ़ रहा होता है जो फेल होके आया होता है, उसने एक दफा पढ़ी होती है, मैं एक बात करूंगा और उसको समझ लगेगी और वो आगे हम जल्दी चले जाएंगे। मीन जो सा टॉपिक मैंने आपके साथ 15 दिन लगाने हैं,
वो मैं उनके साथ शायद 10 दिन लगा रहा हूँ, हो सकता है 8 दिन लगा रहा हूँ, तो फर्क तो पड़ेगा ना, एक कहाँ 15 दिन, कहाँ पर 8 दिन 10 दिन। जो सा टॉपिक मैंने आपके साथ 8 दिन में करवाना है वो मैं उनको 4 दिन में करवा दूंगा, तो फर्क होगा। आप जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ना है नेवर एवर रिकमेंडेड कि वो पोस्ट में जाए, जिसने रिवीजन करनी है वो पोस्ट में चला जाए बेशक, जिसने पहले से पढ़ा हुआ। थ्योरी कहाँ से पढ़ेंगे, एग्जाम में थ्योरी भी एग्जामिनेबल है बेटा। मैंने इस दफा बैठकर थ्योरी के ऊपर बहुत काम किया, और जो सा मैंने बच्चों को थ्योरी का मटेरियल बनाकर दिया था, और मैंने पूरे तमाम चैप्टर्स की थ्योरी इकट्ठी कर दी हुई है, और वो नई बुक के अंदर वो इकट्ठी एक चैप्टर के तौर पर आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो थ्योरी आपको एक ही जगह पर इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, बुक के अंदर अवेलेबल होगी, और बुक के अंदर से आप खोलेंगे, जो सा चैप्टर खत्म करेंगे उसकी थ्योरी करना शुरू कर दें, बस आप थ्योरी कर लेंगे, उसके पास पेपर भी वहीं पे मौजूद होंगे, तो इंशाल्लाह थ्योरी में आपको इंशाल्लाह बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। और बच्चों के कमेंट्स ये थे इस दफा जो थ्योरी आई कि उसमें से बाहर एक भी चीज नहीं आई है जो मैंने थ्योरी का कंपाइल कर दिया था बच्चों को। सर जस्ट आपकी बुक एनफ है जी, मेरी बुक के अंदर आई कैप की पूरी बुक शामिल है, समझे। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की थ्योरी, आई कैप की एग्जांपल्स, और पास पेपर एक सेट पैटर्न के ऊपर। इंशाल्लाह आपको कोई और बुक लेने की जरूरत पेश नहीं आएगी। और कोई क्वेश्चन, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकता है। चले बच्चों एक चीज बताएं, वॉइस की क्लैरिटी कैसी है? ओके है, ठीक हो गया। डन हो गया। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? आज तो क्लास जल्दी खत्म कर सकता हूं मैं। अगर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं होंगे तो फिर आज जल्दी खत्म हो सकती है, अदरवाइज माइक अवेलेबल हुआ करेगा क्वेश्चन के लिए जी, बिल्कुल अवेलेबल हुआ करेगा इंशाल्लाह। आप अभी ऑन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन माइक को ऑन करके कर सकते हैं, पता भी चलेगा हमें कि जी मुझे आवाज आती है कि नहीं आती है। थ्योरेटिकल पोर्शन बेटा तकरीबन 10 एक मार्क्स को पूछ सकता है रफली ओवरऑल पूरे सीएमए में। क्वेश्चन आया सर कॉस्टिंग में फॉर्मेट्स नहीं होते, लेकिन अगर अपने फॉर्मेट्स बनाना सिखा देंगे तो इजी हो रहेगा। बेटा मेरा तरीकाकार ये है, पेपर चाहे आपका R1 का हो, चाहे R2 का हो, चाहे CMA का हो, CMA में फॉर्मेट नहीं होते, लेकिन क्या हम खुद अपने लिए नहीं डिजाइन कर सकते? कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, मैं एक सेट पैटर्न फॉर्मेट में बुक बनाई है। क्यों? ताकि बच्चों को वो मुश्किल पेश ना आए। जो बच्चों को मुश्किल पेश आती है, मेरा हद्दुल इम्कान कोशिश यही है कि एक सेट पैटर्न के ऊपर मैं पास पेपर भी उसी पैटर्न पे करवाऊं, उसी पैटर्न पे तकरीबन मोर और लेस बुक भी अवेलेबल हो। और जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो वो सेट पैटर्न खुद को खुद डेवलप हो जाएगा। अब आप उसी पैटर्न के ऊपर ही काम करेंगे, उसी पैटर्न के ऊपर ही चलेंगे। और हमने खाम में फजूल चीजें जो लोग इवन पढ़ा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन मुश्किल होते हैं करना, वो भी नहीं करने। हमने टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है। मेरे पास स्टूडेंट 3-4 अटेम्प्ट फेल होकर आया था पिछली अटेम्प्ट में मुझसे। उसने R1 वे बैक बहुत अरसा पहले पढ़ा था, बहुत अरसा पहले। मैं चूंकि ऑनलाइन नहीं अवेलेबल हुआ करता था, फिजिकल अवेलेबल होता था एक जमाने में, तो वो बच्चा ऑनलाइन
पढ़ता रहा और एक अच्छे टीचर से पढ़ता रहा, लेकिन हुआ क्या, वही वाली चीज कि जब वो मेरे पास आया प्रोसेस कॉस्टिंग का, जैसे मैंने आपको कहा मेरे बच्चे बहुत आसान कहते हैं आप तो काम कुछ भी नहीं करवाते हैं और क्वेश्चन हो जाता है। चीजें आपका मेथड जो है वो बहुत शॉर्ट है, दूसरी तरफ पता नहीं हम काम कर करके थक जाते थे, पहले ये चीज बनाओ फिर वो चीज बनाओ फिर वो चीज बनाओ, तो हम तो वो एक चीज बनाते हैं और काम हो जाता है। मसलन वो वाले स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं, एक चीज प्रोसेस कॉस्टिंग में बनवाई जाती है क्वांटिटी शेड्यूल, मैं नहीं बनवाता, बनाए बगैर प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं हम, उसी के अंदर सारा कुछ हो जाता है, जरूरत ही नहीं होती है। और एक और चीज, मैं चूंकि FAR1 भी पढ़ा रहा हूँ, इंट्रो भी पढ़ा रहा हूँ, FAR2 भी पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीजें CM में मैं ऐसे समझा देता हूँ जो डेबिट एंड क्रेडिट में हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो सिर्फ कॉस्टिंग पढ़ाने वाले टीचर हैं वो उस चीज को उस तरीके से बयान ही नहीं कर पाते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर। मैं तो कई चीजें रिकंसिलिएशन टाइप की कई चीजें मैं डेबिट एंड क्रेडिट में समझा के बच्चों को कहता हूँ, ये देख लो ये डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स के तहत ये काम हो गया। तो वो वाले स्टूडेंट्स जो जिन्होंने अभी डेबिट एंड क्रेडिट भी नहीं पढ़ा हुआ, मींस अभी FAR1 भी पढ़ना है उन्होंने और इंट्रो भी नहीं पढ़ी हुई, पुराने AFC वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी परेशान ना हो, उनका तब तक डेबिट एंड क्रेडिट स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा जब तक मैं उन चीजों के ऊपर पहुंचूंगा। और मेरा तरीकाकार नॉर्मली यही होता है, मैं क्लास के अंदर 12 दफा बच्चों से पूछता हूँ कि हाँ बच्चों समझ लग रही है, आगे बढ़ू। मेरा तरीकाकार यही है शुरू से, जब से मैं पढ़ाना शुरू हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ट्रैक रिकॉर्ड प्रीवियस हिस्ट्री यही रही है कि ICAP से वे हायर रिजल्ट रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर उस तरीके से कंपाइल नहीं होता, लेकिन जहाँ पर फिजिकली मैं पढ़ाता था वहां पर कंपाइल करके देते थे। और जो मैंने पहली दफा पढ़ाया था जब, तब से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ICAP के रिजल्ट से बेहतर है। और कोई चीज, एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? मैंने स्प्रिंग 22 में पढ़ा था CM में, तो अब मुझे पोस्ट में सही रहेगा? मेरा ख्याल है बेटा अगर पढ़ना ही है तो फिर क्यों नहीं अभी, जब एक चीज पोस्ट में उन बच्चों के लिए ज्यादा बेहतर रहता है जिन्होंने रिसेंट टाइम में पढ़ा, पेपर दिया, फेल हो गए और अब आ गए। अगर आपने पढ़ना ही है, वही तकरीबन पैसे 1000 1500 का कोई फर्क होगा तब की फीस में और आपकी फीस में, ठीक है? तो आपको क्या फायदा होगा आप टाइम वेस्ट करें, उतना टाइम बचा लें, और फिर जब आपको एक जगह पे डिटेल्ड स्टडी मिल रही है, एक जगह पर आपको जरा सी डिटेल्ड कम मिलेगी, तो उसमें डेफिनेटली 1-1.5 महीने का फर्क है। तो वो 1-1.5 महीना कहीं ना कहीं पे टॉपिक्स तो सारे करवाने हैं मैंने, लेकिन जहां पर मैंने पहले जैसे बताया 15 दिन दे रहा हूँ, वहां पे मैं 12 दिन दे रहा हूँ, 10 दिन दे रहा हूँ, तो फर्क पड़ेगा बेटा। बेहतर यही है कि आप अभी से ज्वाइन करें। मेरी बुक में इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे कॉन्सेप्ट और भी पॉलिश हो जाए। बेटा मेरी बुक में ICAP की स्टडी टेक्स्ट की 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा, सिर्फ 2 चीजें पेपर पास करने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 चीजें सॉरी। एक क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन मींस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, दूसरे ICAP की स्टडी टेक्स्ट की एग्जांपल, कहीं से भी वो उसमें से क्वेश्चन निकाल कर ला सकता है छुपा हुआ। हम क्या करते हैं, हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ढूंढते हैं इधर उधर से, हालांकि वो प्रैक्टिस क्वेश्चन किसी काम के नहीं होते हैं, मैंने नहीं बनाए। बहुत डिटेल में प्रैक्टिस क्वेश्चन ना मेरी R1 की बुक में है, R1 की बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन लेवल के हैं। भाई वो तो सारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो मैंने क्लास में कर देनी है, और इतने छोटे छोटे क्वेश्चन से करवानी है कि आप कहेंगे वो वाले क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं बुक में दे दूंगा, जो मैं क्लास में करवा रहूंगा, लेकिन उनका सोल्यूशन कहाँ पे होगा, क्लास के अंदर होगा। तो वो आपको प्रिंट करने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस एंड अनटिल के कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन जो मैं ड्यूरिंग द सेशन बना रहा हूं।
अच्छा जी सर, आप व्हाट्सएप पे टाइमली रिप्लाई करते हैं? बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टीचर्स इग्नोरिंग क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। ओ बेटा जी, मैं तो अपने स्टूडेंट्स, क्या मेरे पास तो सर्व होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप पे, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी होते हैं। आप और बच्चों से पूछ सकते हैं, मेरे तो अपने ग्रुप्स भी हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी है मैं उनको भी रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन हाँ, उनके ग्रुप्स बाद में देखता हूँ, और जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, जो CMADG के ग्रुप्स हैं, जो नियर पीयर के ग्रुप्स हैं, वो मैं पहले रेगुलरली डेली बेसिस पर देखता हूँ, डेली बेसिस पे रिप्लाई करता हूँ। सर 2 से 3 घंटे पर सब्जेक्ट? यस, पर सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट्स वाला क्या करेगा फिर? वो सिर्फ सोएगा, पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, खाना खाएगा, बस, और कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। और उसके लिए कोई सोशल लाइफ नहीं है 4 महीने के लिए, कोई कुछ नहीं है। संडे वाला दिन 5 सब्जेक्ट्स वाले के लिए, संडे वाला दिन ऐसे है जैसे एक रिफ्रेशर, उसमें 15 घंटे पढ़ना है उसमें। तो ये तो उसका अपना टारगेट है ना। लेकिन एक बात याद रखें, 5 सब्जेक्ट्स वाला रिजल्ट मैंने बहुत रेयर पास होते हुए देखा है। इस चीज को मद्देनजर रख कीजिएगा। कैपेसिटी अगर आपकी ऐसी है, आपका माइंड इतना शार्प है, जैसे मैंने मिसाल दी, एक है मेरे जैसा स्टूडेंट, एक है आतिफ हाबी साहब जैसा स्टूडेंट। मैं अपने आप को एक बिल्कुल आम सा स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ, आतिफ हाबी साहब को एक जीनियस स्टूडेंट कंसिडर करता हूँ, मींस जीनियस पर्सन कंसिडर करता हूँ। तो अगर तो आप हैं उस कैटेगरी के जो पढ़ता भी बहुत स्पीड में है और एब्जॉर्ब भी बहुत स्पीड में करता है, तो फिर वो 5 सब्जेक्ट्स कर सकता है। अगर वो मेरे जैसा, तो उससे 4 सब्जेक्ट्स भी मुश्किल हो जाते हैं। Regular study, any advice so we can ensure success in CMA? 2 काम कर लो बच्चों। रेगुलर क्लास लें, मींस उस चीज के ऊपर ना जाएं, रिकॉर्डिंग के ऊपर ना जाएं काइंडली। होता क्या है, जो रिकॉर्डिंग को ऑफ करता है ना, वो पीछे चलता रहता है। वो पीछे, पहले 1 दिन पीछे हुआ, फिर 2 दिन पीछे हुआ, फिर 10 दिन पीछे हुआ, फिर वो 20 दिन पीछे हुआ, फिर जब सेशन एंड होता है तो फिर मैसेज आता है, सर 30 लेक्चर रहते हैं, क्या हो जाएंगे? सर 40 लेक्चर रहते हैं, क्या हो जाएंगे? फिर ये काम होता है। लिहाजा डेली की डेली रेगुलर क्लास लेनी है। दूसरी चीज, रेगुलर होमवर्क करना है। तीसरी चीज, एट एंड ऑफ चैप्टर, चैप्टर को भूलना नहीं है। इसके पास पेपर, बाकी पास पेपर करते रहना। चौथी चीज, आपने एक काम करना है, वीकली रिवीजन प्लान। ये वीकली रिवीजन प्लान क्या है? जो सा पूरे वीक में पढ़ा है वो रिवाइज कर लो संडे को बैठ के। जो सा पिछले 2 वीक्स में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। सिर्फ ये करना है, मेरे नोट्स ओपन करने हैं, नोट्स ओपन करें और पढ़ लें बस। नोट्स ओपन करने से क्या मुराद है भाई? मैं जो सी क्लास करवाऊंगा ना, आपको लिखने की उस वक्त उतनी जरूरत नहीं है, आपको पूरे का पूरा PDF मिल जाएगा। जो सी चीज मैंने ये जो आज जो लिखी है ना, ये भी आपको PDF में मिल जाएगी। मींस ये सेव है। ये वो व्हाइट बोर्ड की तरह नहीं है कि टीचर ने लिख दिया और बस स्टूडेंट ने जो नोट कर लिया वो नोट कर लिया, जो सा नहीं नोट कर पाया वो गया।
ऐसा नहीं है। आपको फुल फ्लैज पीडीएफ आपके पास, आपकी ग्रुप होगी, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा ड्राइव का, उस ड्राइव के अंदर डेली बेसिस पर अपडेट होते जाएंगे। क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद मेरी एक और क्लास है, मीन्स 1 बजे ये वाली क्लास खत्म होगी, फिर 2 बजे मेरी अगली क्लास, दरमियान में नमाज वगैरह का वक्फा, और फिर 3:30 बजे वो खत्म होगी। तो 3:30 बजे के बाद मैं 4 साढ़े 4 बजे तक वो चीज अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ये देर से देर है, हो सकता है मुझे अगर टाइम मिले तो मैं 1 बजे के फौरन बाद कर दूं, लेकिन 1 बजे के फौरन बाद नमाज का खाने का इतना टाइम बचेगा नहीं कि मैं अपलोड फौरी तौर पे करूं। तो आपको 4:30 बजे तक इंशाल्लाह पीडीएफ मिल चुकी होगी। उसका तरीकाकार फिर आपका क्या होगा, जो सी चीज क्लास वर्क है वो क्या होगा, ऑलवेज होमवर्क होगा। जब आप उसे ऑलवेज होमवर्क खुद करेंगे तो आपको अपनी गलतियां खुद ब खुद फौरी तौर पे पता चलेंगी, और फिर आप उसे मेरे नोट से देख लेंगे और कंपेयर कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने जैसे उर्दू में लिख दी है कोई बातें, इसी तरह से मैं क्लास में भी लिख देता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी हुई है, वो आप नहीं लिख सके, वो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, हमारा तरीकाकार चलेगा इंशाल्लाह। चलें जी, टाइम हो गया हमारा, 1 बज गया, 2 मिनट रह गए हैं, 1 मिनट रह गया। इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करते हैं विद कोर्स, और पढ़ाई शुरू कर देंगे इंशाल्लाह मंडे से। टाइम पर आना याद रखिएगा। बाकी एडवाइसेस इंशाल्लाह ड्यूरिंग द सेशन हमारी, मैं हर टॉपिक की एडवाइस दूंगा आपको कि ये वाला टॉपिक किस तरीके से परफॉर्म करना है, और यहां तक एडवाइस दूंगा इंशाल्लाह कि भाई पेपर में अगर टाइम शॉर्ट है तो किस तरीके से अब आपने लेकर चलना है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि टीचर्स कहते हैं डोंट लिमिट टू आई कैप पास पेपर। बेटा आई कैप के पास पेपर ही हो जाए यही बड़ी बात है। अदर बॉडीज एसीसीए आईसीएडब्ल्यू के पेपर करने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन पेपर पास करने के लिए 2 चीजें काफी हैं, एक आई कैप के पास पेपर, एक क्लास वर्क, और एक आई कैप की स्टडी टेक्स्ट की एग्जाम पास। ये 3 चीजें पेपर पास करने के लिए काफी हैं। आई कैप का पैटर्न एसीसी के पैटर्न से फर्क है, आई कैप का पैटर्न आईसीडब्ल्यू के पैटर्न से फर्क है। तो हमें कौन सा पैटर्न सूट करता है, क्या वो सिंपल पैटर्न सूट करेगा या वो कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न सूट करेगा, छुपी हुई चीजें जो आई कैप पूछता है वो सूट करेंगी। तो ये आंसर है इसका। एसीसी में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, चीजें बिल्ट इन हुई होती हैं, वो कदरे आसान है। यहां पर चीजें छुपी होती हैं, अगर हम अपने आप को फोकस कर लेंगे उधर तो फिर काम गड़बड़ होगा। हाँ, कोई इक्का दुक्का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए करना है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मास्टरी करने के लिए आई कैप के पास पेपर ही करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।